मेरा नाम डॉक्टर सस्केश कुमार गोंड है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे कोर्स जिसका टाइटल है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड ब्रिटिश राज। इसके 8वें मॉड्यूल में हैं हम। 8वें मॉड्यूल का जो टाइटल है वो है हिस्टोग्राफी डिबेट ऑन कॉलोनियल इकोनॉमी, राइज एंड ग्रोथ ऑफ मॉडर्न बैंकिंग, फाइनेंस एंड करेंसी पॉलिसी। इसके पूर्व के 2 व्याख्यानों में हम लोगों ने भारतीय आर्थिक स्थिति जो औपनिवेशिक काल में थी उस पर विभिन्न इतिहासकारों का जो मत था उस मत को हम लोगों ने जानना और उसको विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश की। ये जो तीसरा व्याख्यान है, इस व्याख्यान का जो विषय वस्तु है द बैंकिंग लैंडस्केप एंड इंडिजिनस बैंकिंग इन प्री कॉलोनियल इंडिया, अर्थात औपनिवेशिक भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था थी या जो विकसित हुई उसके पूर्व जो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था रही है वो किस प्रकार की थी, उस देशीय बैंकिंग व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे अंग्रेजी पूर्व काल से पहले। तो उसको जानने के लिए तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बैंकिंग किसको बोलते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, जिसमें मैंने आप सबको बताया है कि बैंकिंग की क्या परिभाषा हो सकती है, उन परिभाषाओं को अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि बैंकिंग वह प्रणाली या क्षेत्र जो जमा, स्वीकृति, ऋण और वित्तीय लेन देन प्रशासन को संभालता है उसे बैंकिंग कहा जाता है। अगर आप इस एक बेसिक डेफिनेशन को देखें इसका वही अर्थ निकलता है। इसके साथ ही साथ इसके अंतर्गत यह धन के प्रवाह को सुगम बनाता है, व्यापार का समर्थन करता है और ऋण बढ़ाता है और बचत और निवेश को प्रोत्साहित करता है। और यह किसी भी तरह की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो अगर हम देखें तो वास्तव में बैंकिंग जो है वो धन के प्रवाह को न केवल संभालता है बल्कि उस तरह के धन को पोषित करता है और धन के संबंध में जितने भी तरह की गतिविधियां हैं, चाहे वो बचत की हो, निवेश की हो, ऋण के संदर्भ में हो, उन सब का प्रबंधन जो है वो बैंकिंग के माध्यम से किया जाता है। इस तरह से अगर हम देखें या समझने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं है कि भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था है वो अंग्रेजों के आने के साथ ही अचानक से शुरू होती है, बल्कि भारत में उसका एक अपना दीर्घकालिक बैंकिंग का इतिहास रहा है। भारत एक संपन्न समृद्धशाली प्रदेश रहा है जिसमें अलग अलग तरह के संसाधन मौजूद थे और यहाँ सभ्यताएं जो है अपनी विकसित अवस्था में उन्होंने प्राप्त किया। और अंग्रेजों के आने के पूर्व यहाँ न केवल हमें बड़े साम्राज्यों का उद्भव दिखाई देता है बल्कि उन साम्राज्यों के अधीन समृद्ध भारतीय अर्थव्यवस्था भी हमें दिखती है। और जहाँ अर्थव्यवस्था की बात आती है वहाँ अर्थ होता है, अर्थ का मतलब धन, और जहाँ धन का आता है तो धन का जो मुख्य कार्य है वो तो बाजार से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ ही साथ लेन देन यानी बाजारिक वस्तुओं के आदान प्रदान और साथ ही धन का प्रबंधन, निवेश और ऋण, उससे भी धन का संबंध हमें साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। इसलिए अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि अपनी व्यापक संस्कृति और आर्थिक विरासत के लिए जो भारत है वो बहुत ही प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध रहा था। और यूरोपीय और औपनिवेशिक शक्तियों के अपने आने से बहुत पहले ही भारत, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, अपने पास एक उसकी समृद्ध सांस्कृतिक न केवल विरासत थी बल्कि इसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत की अपनी आर्थिक संरचनाएं भी दिखाई पड़ती हैं, जो आर्थिक संरचनाएं जटिल किस्म की भी थी और उन संरचनाओं के कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो विविध किस्म की जो नीतियां हैं वो नीतियां हमें दिखाई देती हैं, जिसका एक पक्ष भारत में बैंकिंग और बैंकिंग का स्वरूप हमें दिखता है। आज के आधुनिक दौर का अगर हम बैंकिंग सिस्टम देखें या बैंकिंग व्यवस्था देखें, उन व्यवस्थाओं को का विकास तो अंग्रेजी काल में हुआ, चाहे वो मुद्रा के संदर्भ में हो, बाजार के संदर्भ में हो। मैं आधुनिक किस्म की बात कर रहा हूँ, जैसे आज का बैंक काम करता है जिसमें आप देखते हैं अलग अलग तरह के बैंक भारत में काम कर रहे हैं। और उसके साथ ही आपके पास जो है भारतीय मुद्रा है जो कागज के ही रूप में है, लेकिन उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य है जिस मूल्य के आधार पे आप उससे जुड़े हुए चीज़ों को खरीद या बेच सकते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं और बैंक उसमें आपको सुविधा प्रदान करते हैं। तो उसी तरीके से हम देखें तो ऐसा नहीं है कि भारत में
जो बैंकिंग व्यवस्था है वो अचानक से, जो आज की बैंकिंग व्यवस्था है वो अंग्रेजी शासन के प्रशासकीय व्यवस्था से प्रभावित और स्थापित हमें दिखाई देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय बैंकिंग और बैंकिंग से जुड़े कार्यों से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। जैसा कि मैंने पूर्व में ही जिक्र किया कि भारत एक समृद्धशाली देश है जिसकी अपनी सभ्यता है, अपनी अर्थव्यवस्था है, आर्थिक संरचनाएं हैं, उनकी अपनी आर्थिक जटिलताएं हैं और उन प्रक्रियाएं हैं जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से बैंक, बाजार और अर्थव्यवस्था वो संचालित होती थी, उनको हम इस व्याख्यान में समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके पूर्व मैंने बैंकिंग व्यवस्था की एक या बैंकिंग व्यवस्था क्या होती है उसकी परिभाषा से मैंने आपको शुरू किया। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो भारत में जो बैंकिंग थी वो वास्तव में बैंकिंग उपनिवेशवाद की देन नहीं है, जैसा कि मैं अभी जिक्र कर रहा था। वह एक तरीके की जो वित्तीय संरचनाएं हैं वो संरचनाएं पश्चिमी शैली के बैंकों की स्थापना से पहले ही मौजूद थी। जैसा मैंने बताया कि आज जो विभिन्न प्रकार के बैंक है वह बैंक ऐसा नहीं है कि अभी जो है जो आपको दिख रहे हैं वो बैंक वास्तव में औपनिवेशिक संरचनाओं का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था थी वो बैंकिंग व्यवस्था अचानक से उभर के सामने आई अंग्रेजों के आने से, बल्कि अंग्रेजियों के आने के पूर्व से थी, जिसके बारे में हम इस व्याख्यान में जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही इस अर्थव्यवस्था में हम देखने की कोशिश करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसे स्वदेशी बैंकिंग जो प्रणाली थी वह कार्य कर रही थी, और इसके मुख्य स्तंभों में से जो अर्थव्यवस्था है वो एक है, या उस अर्थव्यवस्था में बैंकिंग एक है और उनके अपने मानक हैं जो औपचारिक या अनौपचारिक तरीके से भारत में काम कर रही थी। बड़े पैमाने पे अगर हम देखें तो व्यापार, कृषि, हस्तशिल्प, उत्पादन को बनाए रखने और उसे जारी रखने के लिए भी इस तरह की बैंकिंग व्यवस्थाओं का अपना रोल होता है, अपनी भूमिका होती है, जो हमें साफ तौर पे दिखाई देता है। तो इससे हम सबसे पहले देखेंगे कि भारत में जो प्राचीन भारत रहा है उस प्राचीन भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था थी वो किस रूप में हमें दिखाई पड़ती है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में अगर हम देखें तो प्राचीन भारत में बैंकिंग व्यवस्था जो थी वो एक समुदाय आधारित नेटवर्किंग व्यवस्था थी, जो विश्वास और हुंडियों और अनौपचारिक ऋण प्रणालियों जैसे उन्नत वित्तीय समाधानों के ऊपर निर्भर थी, जिसको हम इस रूप में देख या परिभाषित कर सकते हैं, जिनमें हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सामुदायिक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पे आधारित यह काम कर रही थी। इसके साथ ही साथ उसका एक अपना नेटवर्क होता था, उसके उसके ट्रस्टी होते थे, और ये अपने आप में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधुनिक किस्म की व्यवस्था में दिखाई पड़ती है, जिसका उल्लेख हमें अलग अलग तरह के ग्रंथों में मिलता है। और वो व्यवस्थाएं जो है हुंडी के माध्यम से, ऋणों के माध्यम से, धन को संग्रह करने के माध्यम के रूप में हमें दिखाई देती है। तो अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। विशेष तौर से अगर हम इसका उल्लेख देखें तो हड़प्पा संस्कृति के साथ साथ वैदिक एज में भी हमें, या वैदिक काल में भी हमें दिखाई पड़ता है कि कैसे उस दौरान जो है जो बैंकिंग सिस्टम था वो कहीं ना कहीं जो बैंकिंग व्यवस्था थी, जो बैंकिंग प्रणाली है वो प्रचलन में दिखाई देती है, जिसमें ऋण के लेन देन, वस्तुओं को गिरवी रखने और ब्याज असर वाले लेन देन के रूप में वित्तीय मध्यस्थता को हम अस्तित्व में रखते हुए देख सकते हैं, जिसका उल्लेख ऋग्वेद, मनुस्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जातक कथाओं जैसे जो प्राचीन पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ता है। इसका मतलब मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे जो भारत में बैंकिंग प्रणाली थी वह बैंकिंग प्रणाली अंग्रेजों के आने के साथ शुरू नहीं हुई, बल्कि उस तरह की बैंकिंग प्रणाली भारत में पहले से ही मौजूद है, और प्राचीन भारतीय इतिहास में स्पष्ट तौर से हमें इसके साक्ष्य न केवल वेदों में दिखते हैं बल्कि स्मृति ग्रंथों में, जातक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, उन सभी तरह के ग्रंथों में हमें दिखाई पड़ते हैं। तो अगर हम इसे देखें या समझने की कोशिश करें तो अथर्ववेद में हमें धन के संचय, ऋण और ब्याज से संबंधित अवधारणाओं का उल्लेख मिलता हुआ दिखाई देता है, जो यह बताता है कि कैसे उस दौरान जो थी जो बैंकिंग प्रणाली वो काम कर रही थी। हालांकि यह अपने पूर्ण विकसित अवस्था में नहीं थी, लेकिन फिर भी जो भी व्यवस्थाएं उस समय इससे जुड़ी हुई थी वो हमें मौजूद थी और दिखाई देती है। इसके साथ ही उधार लेने से जुड़े हुए सामाजिक कर्तव्यों को विस्तार पूर्वक इसमें न केवल बताया गया है
बल्कि ऋण और ऋण से संबंधित जो विचार हैं उन विचारों का को भी इस ग्रंथ में अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। तो अथर्ववेद में उल्लेखित इन बातों से यह प्रमाण हमें मिलता है कि कैसे जो है प्राचीन भारतीय इतिहास में भी बैंकिंग व्यवस्थाएं थी और मौजूद थी और वो काम कर रही थी, जो बैंक से जुड़ी हुई गतिविधियों का उल्लेख हमें करता है। इसके अलावा अनेक जो हिंदू धर्मशास्त्र हैं जो कानूनी रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हिंदू कानूनों का व्यापक वर्णन है, उन हिंदू कानूनी धर्म ग्रंथों को अगर देखें तो उन धर्म ग्रंथों में भी हमें उधार लेने, ब्याज देने, ब्याज दरों और इसके अलावा उधार के पुनर्भुगतान और उनसे संबंधित दायित्वों, नियमों और उनसे जुड़े हुए और दूसरे किस्म के कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो मनुस्मृति, मनुस्मृति में विशेष तौर से उधार देने, ब्याज दर और ऋण को चुकाने जैसे जो नियम हैं उन नियमों का उल्लेख मनुस्मृति करती है, जो प्राचीन सबसे पहली स्मृति के तौर पे हम मनुस्मृति को जानते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो व्यापारियों और मंदिरों को जो जमानत के बदले ऋण देने की जो प्रथा है वह भी प्रथा हमें इस दौरान विशेष तौर से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास में हमें दिखता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगर हम देखें तो जब से इस तरह के सामुदायिक जो संस्थाएं हैं उनका आगमन होता है तो वो सामुदायिक संस्थाएं भी एक तरीके से बैंकिंग और बैंकिंग से जुड़े हुए गतिविधियों में काम करती है। और इस तरह की संस्थाएं हमें जो दिखते हैं वो ज़्यादातर जो है वो पूजा स्थल हैं या मंदिर, जिसको हम बोले मंदिर, हमें स्पष्ट तौर से इन कार्यों में काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो मंदिर केवल पूजा के स्थल के तौर पे नहीं बल्कि वो सामुदायिक कार्यों के रूप में भी हमें दिखते हैं, कल्याण करने वाले संस्थाओं के रूप में भी दिखते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बौद्ध संघों को लें तो सबसे पहले बौद्ध संघ भी इसमें दिखाई देंगे, जो इस तरह के कार्यों यानी व्यापारिक कार्यों, चूंकि व्यापार में ही हमें बैंकिंग और बैंकिंग के जुड़े प्रणालियों की जरूरत पड़ती है और व्यापार का जुड़ाव अर्थव्यवस्था से होता है, इसलिए अर्थव्यवस्था में अगर मजबूती है तो इस तरह की चीजें हमें दिखाई देंगी, यानी मुद्राओं, वस्तुओं के आदान प्रदान, उनसे जुड़े हुई गतिविधियों का होना। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो उधार लेने, धन संग्रह करने, धन के संचयन का, और इसके साथ ही अगर हम इस रूप में भी इसको देखने की कोशिश करें तो उनको प्रबंधित करने का जो काम है वो हमें साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। इसलिए मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और मंदिर जो है वो लोगों और व्यापारियों को ऋण प्रदान करते थे और धन के संरक्षक के रूप में भी मंदिर हमें कार्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो मंदिर जो है अपने आप में उस तरह के सामुदायिक जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के रूप में भी कार्य कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो ऋणों को चुकाने वाले लोग हैं, यानी चुकाने वाले जिनको हम चूककर्ता कहें, उधार लेने वाले को उधारकर्ता के रूप में हम देख सकते हैं, उनके विरुद्ध सामाजिक परिणाम और कानूनी कार्रवाई भी की गई। और इस तरह के कानूनी कार्रवाइयों का भी हमें जिक्र मिलता है सामाजिक स्तर पे, यदि कोई ऋण लेता है, ऋण को नहीं चुका पाता है, और साथ ही उन ऋणों को आदान प्रदान करने और देने और लेने की भी प्रक्रियाएं हमें स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ती है। और इस तरह की से जुड़े हुए तमाम किस्म के नियम और नियमावलियों का भी प्राचीन हिंदू ग्रंथों में जिक्र हमें दिखता है। इसके साथ ही उत्तर वैदिक काल की तरफ अगर हम देखें, जबकि शहरीकरण हो रहा था, उसमें हम देखते हैं कि जो बढ़ते हुए व्यापार और शहरीकरण की प्रक्रिया थी उसने और अधिक औपचारिक तौर पे वित्तीय संबंधों को न केवल विकसित किया बल्कि उनको प्रोत्साहित करने का भी काम किया, जिसमें ऋण देने के लिए व्यवसायकरण करने वाले जो समूह हैं जिनको हम साहूकार कहते हैं, ऐसे साहूकार वर्गों का उल्लेख आना शुरू होता है भारतीय समाज में, जिनको हम वैश्य बोलते हैं, जिनका मुख्य काम ही है व्यापार और व्यापार से जुड़े हुए गतिविधियों को करना, जिसका उल्लेख हमें प्राचीन भारतीय इतिहास में स्पष्ट तौर पर, जिसका भी मैं जिक्र कर रहा था, हिंदू धर्म ग्रंथों में दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही साथ अगर हम आगे देखें तो ऐसे बैंकर जो थे उनका भी उदय होता है। इस तरह के जो बैंकर व्यापारी या व्यापारिक समुदाय है जिनको श्रेष्ठी कहा जाता था या श्रेष्ठियों के तौर पे हम देखते हैं, जिनका काम व्यापार वित्त की देखरेख करना, जमा स्वीकार करना, ऋण को देना, उनसे संबंधित हमें खास तौर पे दिखाई देता था। जो श्रेष्ठी होते थे वो ज़्यादातर अलग अलग किस्म के व्यापार के से जुड़े हुए
समूहों को कहा जाता था। उसमें जुड़े हुए जो लोग थे, जो बैंकर और मर्चेंट, यानी कि बैंकर और व्यापारी दोनों ही कामों से उनका वास्ता था, उनका नाता था। चूंकि वो व्यापारिक गतिविधियों में संलिप्त थे, तो इसलिए व्यापार से जुड़े हुए जो कार्य थे, जिसमें से एक बैंकिंग भी है, वो भी प्रक्रियाएं हमें दिखाई पड़ती हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में। जैसे मैंने अभी बताया कि जमा स्वीकार करना, लेन देन करना, ऋण उधार देना, धन का संचयन करना, धन का प्रबंधन करना, ये भी हमें उस समय स्पष्ट तौर पे उनका उल्लेख मिलता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में इस तरह का के लोग होते होंगे। इसको अगर हम देखें तो व्यापारिक जो समूह है, ऐसे समूह प्रायः स्वतंत्र रूप से काम करते थे और उनके लिए अलग किस्म की श्रेणियां हमें दिखाई देती थी, जिनको हम गिल्ड कहते हैं। गिल्ड श्रेणियां होती हैं या उस तरह की श्रेणियां होती हैं जो व्यापारियों, शिल्पकारों के एक समूह के रूप में हमें दिखती हैं, और इसके साथ ही साथ यह एक विशिष्ट क्षेत्र में अपने व्यापार या पेशे के अभ्यास को विनिमय और संचयन और प्रबंधन करती हुई दिखाई देती हैं। तो श्रेणियां विभिन्न तरह के व्यापारिक समूहों को हम बोल सकते हैं जो अलग अलग व्यापार से जुड़े हैं। जैसे मान लीजिए कोई कपड़े के व्यापार से जुड़ा है, कोई जो है मसालों के व्यापार से जुड़ा है, कोई आभूषणों के व्यापार से जुड़ा है। आभूषण मतलब ऑर्नामेंट्स अगर हम कहें, तो उस तरह के व्यापार से जुड़े हुए जो समूह थे, जो इस तरह के कार्यों में संलिप्त थे, उनको हम गिल्ड या श्रेष्ठी कहते थे, जिनके अपने संघ होते थे। तो मान लीजिए कि कपड़ों के व्यापारियों का एक संघ हो गया, आभूषण के व्यापारियों के एक संघ हो गया। इसको समेकित रूप से जो भारतीय इतिहास में जिस संदर्भ या जिस शब्द को कहा गया है, उस शब्द को हम गिल्ड या श्रेणी के नाम से जानते हैं, जो काम करते थे। अब उनके काम करने का तरीका भी अगर आप देखें तो वही होता था। व्यापारी और कारीगरों के संघ के रूप में यह कार्य करते थे। अक्सर यह ऋण देने की पेशकश और जमा का प्रबंधन करके बैंकों की तरह खुद ये काम करते थे। यानी औपचारिक तौर पे जो ब्रिटिश भारत में हमें कई सारे बैंक दिखते हैं, जिनके कई आज भी वो काम कर रहे हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, प्रेसिडेंसी बैंक जो शुरुआती बैंकों में से एक थे, जो ब्रिटिश भारत में स्थापित किए गए थे। तो वो कुछ नया नहीं कर रहे थे, बल्कि मुख्य तौर पे ऐसे संस्थाओं का गठन वो कर रहे थे। लेकिन इस तरह जिनका काम था लेन देन करना, ऐसे भुगतानों को स्वीकृत करना, उन भुगतानों को स्वीकृत करने के साथ साथ अगर हम देखें तो उनसे जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं, यानी कि धन के प्रबंधन और संचयन से जुड़ी हुई उन सभी गतिविधियों को करना एक आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था में के हिस्से में शामिल है। और यही काम जो है व्यापारिक श्रेणियां कर रही थी, ऐसे समूह कर रहे थे, जिनका भी मैं जिक्र कर रहा था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो गिल्ड पारंपरिक गारंटी प्रणाली, पद्धति, निर्वाचक नेतृत्व और आंतरिक संहिता के माध्यम से संचालित होते थे, जिनके अपने कुछ नियम होते थे और जिनके अपने कुछ जो है नियमावलियां होती थी, जिसके आधार पे वो काम कर रहे हैं या काम करने के तरीके हमें उस समय दिखाई देते थे, चाहे वो ऋण लेना हो, चाहे वो भुगतान स्वीकार करना हो। तो वास्तव में अगर हम देखें तो व्यापारी जो एक समूह या संस्था जो दिखती है, जिसको हम गिल्ड कहते हैं, वो इसी तरीके से काम करती है। तो गिल्ड क्या काम करती है? गिल्ड पारंपरिक तौर पे गारंटी, पद्धति, निर्वाचित नेतृत्व और आंतरिक संहिताओं के माध्यम से संचालित होती थी। इस पे मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो धनी व्यापारी और जो है वो विश्वसनीय श्रेष्ठियों के पास जो सोना या जो बहुमूल्य वस्तुएं थीं, वो उन वस्तुओं को न केवल जमा कराते थे, बल्कि अपने लिए वो रखते थे, जो उनके लिए हम कहें बचत का या सेव करने का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है, जिसका उल्लेख मैं अभी कर रहा था। और ये बैंकिंग प्रणाली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाई देता है। बाद में अगर हम देखें आगे चल के, जो गिल्ड है वो राज्य अधिकारियों और धार्मिक संस्थाओं के साथ संपर्क में आने आने के बाद हम देखते हैं कि वो न केवल उनसे संपर्क रखते थे, बल्कि इसके साथ ही वो आर्थिक और सामाजिक जीवन के भी महत्वपूर्ण माध्यम धीरे धीरे आने वाले समय में वो बन गए या बनना शुरू हुए, जो भारत में हुए प्राचीन भारतीय आर्थिक गतिविधि और बैंकिंग प्रणाली में स्पष्ट तौर पे हमें दिखाई पड़ता है। अगर हम कुछ साम्राज्यों के दृष्टिकोण से देखें, जो साम्राज्य हमें प्राचीन भारतीय इतिहास में दिखाई पड़ते हैं, मुख्य तौर पे शुरुआती दौर का जो पहला बड़ा साम्राज्य है वो मौर्य साम्राज्य में दिखता है, जिसका समय अगर हम देखें 320 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व दिख रहा है। उसमें अगर हम देखें तो अशोक
के समय मुख्य तौर से मौर्य काल का एक सबसे महान शासक था, और चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन और हम मौर्य साम्राज्य की जब स्थापना होती है, तब हम प्राचीन भारत में जो आर्थिक गतिविधियां या संरचनाएं हुई, उन संरचनाओं को हम स्पष्ट तौर पे देख पाते हैं, जिनके समय इस तरह की जो बैंकिंग प्रणालियां हैं वो कैसे विकसित हो रही हैं। चूंकि एक बड़ा साम्राज्य मौर्यन साम्राज्य है, तो आर्थिक गतिविधियों में राज्य की जो महत्वपूर्ण भागीदारी है वो हमें दिखाई पड़ती है, और इसलिए अगर हम देखें जिसके परिणाम स्वरूप जो वित्तीय मध्यस्थता है उसकी आवश्यकता हमें राज्यों और राज्य से जुड़ी हुई गतिविधियों में साफ तौर पे दिखाई पड़ती है, जो आर्थिक गतिविधियां थी। इसके साथ ही हम देखें तो बैंकिंग व्यवस्थाओं से संबंधित जो बैंकिंग गतिविधियां थीं, आर्थिक गतिविधियां जो थीं, उनमें विनिमय करने, राज्य की जिम्मेदारियों का वर्णन करने और एक समूह के दस्तावेजों को ले आने में, इस तरह की चीजें जो है वो स्पष्ट तौर पे जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है जिसकी रचना मौर्य काल में हुई, वो हमें इस रूप में भी दिखाता है कि कैसे राज्य जो है वो इन चीज़ों के लिए एक जिम्मेदार नियामक के तौर पे काम कर सकता है। वास्तव में अगर हम देखें आज जो वर्तमान समय में जिस व्यवस्था में हम लोग रह रहे हैं, वो व्यवस्था भी हमें साफ तौर पे दिखाती है कि कैसे आज जैसे भारत सरकार जो है उसकी एक संस्था है ट्राई, वो कैसे इन सब चीज़ों को देखती है, और इसके साथ ही एक और संस्था जो भारत के सभी बैंकों को एक तरीके से नियंत्रित करती है, वो हमें भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसके अधीन सभी चीज़ें काम होती है। वही बात कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में उल्लेख कर रहा है कि कैसे जो है अर्थशास्त्र में जो राजा और राज्य है वो इन सब गतिविधियों को न केवल देखेंगे, बल्कि उसका उत्तरदायित्व भी राज्य और शासन करने वाले के ऊपर होगा। इसके साथ ही अर्थशास्त्र हमें वाणिज्यिक नियंत्रण के लिए अलग अलग तरह के जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों का भी उल्लेख हमें मिलता है। जैसे अगर हम देखें, जो वाणिज्य का नियंत्रक होता था या जो वाणिज्य के गतिविधियों को देखता था, जैसे कि अगर हम देखें आज जो सरकार के खर्चों और आय व्यय से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है या जिसका संवैधानिक संस्था के माध्यम से देखा जाता है, वो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहलाता है। उसी तरह अर्थशास्त्र हमें बताती है कि कैसे मौर्य काल में भी इस तरह के जो प्रशासकीय अधिकारी थे वो मौजूद थे, जिनका मुख्य काम ही था वाणिज्य से संबंधित जो नियंत्रण है उस नियंत्रण और उनसे जुड़े हुई चीज़ों को देखना। तो उसमें पणा अध्यक्ष करके एक पद होता था। पणा अध्यक्ष का काम यही होता था, वो एक तरीके से कंट्रोलर ऑफ कॉमर्स या वाणिज्य का नियंत्रक कहा जाता था। इसके साथ ही अर्थशास्त्र में हमें एक कोष को देखने के लिए एक और अधिकारी या हम कहें ऑफिसर का जिक्र मिलता है, जिसका कोषाध्यक्ष जिसको कहा गया, और इसका मुख्य कार्य जो है वो साझेदारी, जमा प्रणाली, ऋण देने की प्रक्रिया और ऋणों के साधन, इन सब चीज़ों को देखना और इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं जो थी, उन व्यवस्थाओं की चर्चा अर्थशास्त्र करता है कि कैसे उस समय ये चीज़ें मौजूद थी। इसके साथ ही अर्थशास्त्र हमें संविदात्मक दायित्वों, कानूनी निगरानी और चूक या धोखाधड़ी के का जो केस होता है या उस तरह की चीज़ों से जो जुड़े हुए गतिविधियां हैं, यानी कि मान लीजिए आज के दौर में भी हम देखते हैं कि कई बार जो है फ्रॉड होता है बैंकिंग सिस्टम के नाम पे, तो उस तरह का उसमें अर्थशास्त्र भी उल्लेख करता है कि उस दौरान भी इस तरह के अगर कोई काम करता है, यानी कि धोखाधड़ी कर रहा है, तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है कि उसको कैसे दंड दिया जा सकता है और कैसे इस तरह की गतिविधियां चलाई जा सकती हैं। अर्थशास्त्र इस तरह की चीज़ को भी मुख्य तौर पे देखता है या बताता है, उल्लेख करता है कि कैसे ये चीज़ें काम कर रही थी, यानी संविदात्मक दायित्वों, कानूनी निगरानी, चूक और धोखाधड़ी से संबंधित जो नियम है, उन नियमों का भी उल्लेख अर्थशास्त्र में करता हुआ दिखाई देता है। फिर हम एक बहुत बड़े साम्राज्य प्राचीन भारत में देखें, मौर्य साम्राज्य के बाद जो हमें दिखता है वो हमें गुप्तों का समय दिखता है, गुप्त काल का समय दिखता है। और गुप्त काल में का जो समय है वो 4वीं शताब्दी ईस्वी से लेके 6वीं शताब्दी ईस्वी तक माना गया है। उसमें हम देखें तो हमें यह पता चलता है कि कैसे गुप्त काल में भी ये चीज़ें या प्रक्रिया जो है वो कंटिन्यू रही, यानी सतत रूप से चलती रही, जिसमें हम कला, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य और वित्त, ये सभी तरह की चीज़ें गुप्त काल के समय शामिल हुई थी, जो भारतीय इतिहास का कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो एक स्वर्ण युग के तौर पे देखा जाता है। तो गुप्त काल में भी हम देखें
तो भारतीय अर्थव्यवस्था अपने समृद्धशाली अर्थव्यवस्था में मौजूद थी और वहाँ भी व्यवसायीकरण का जो कार्य था वो चल रहा था। और वह व्यवसायीकरण केवल आंतरिक तौर पे ही हमें नहीं दिखाई देता है, बल्कि भारत का व्यापार और अर्थव्यवस्था का जो प्रभाव या फैलाव है वो बड़े पैमाने पे दूर दराज के क्षेत्रों में भी हमें दिखता है। इसलिए हमें देखें कि गुप्त काल में इस तरह के तमाम ऐसे जो दीर्घकालिक व्यापार हैं, उन व्यापारों के लिए अलग अलग किस्म की जो व्यवस्थाएं थी, जो सिक्के थे, वो हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जो मौद्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे उन सिक्कों को हम दिनार और इसके साथ ही जो स्वर्ण सिक्के थे उनको स्वर्ण के रूप में जानते हैं, जो बैंकिंग व्यवस्था के अधिक परिष्कृत रूप या तकनीक के रूप में संभव हुई। और इस तरह से अगर हम देखें तो गुप्त वंश के दौरान जो जटिल वित्तीय लेन देन थे उसको सुविधाजनक बनाने के लिए सोने चांदी के सिक्कों का जो उपयोग है या जो प्रचलन है वो बढ़ना शुरू हुआ। जैसे मैंने बताया कि जो सोने के सिक्के हैं उनको दिनार कहते थे और जो चांदी के सिक्के होते थे उनको रूपक कहा जाता था, जो वित्तीय लेन देन और हस्तांतरण के रूप में काम कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम देखें लंबी दूरी का जो व्यापार होता था, जैसे गुप्त काल के दौरान अगर हम देखें तो पाते हैं कि मध्य एशिया, रोमन साम्राज्य, दक्षिण पूर्व एशिया और इसके साथ ही लंबी दूरी का जो व्यापार था वो तेजी से बढ़ रहा था। तो पाटलिपुत्र, उज्जैन, मथुरा जैसे जो प्रमुख वित्तीय क्षेत्र थे जो भारत में, वो वित्तीय क्षेत्र एक प्रमुख केंद्र के रूप में काम कर रहे थे। और यह हमें दिखाता है कि गुप्त काल की जो आर्थिक समृद्धि थी वो कितनी बड़ी हो गई थी। और यही कारण था कि जो ऊपर मैंने जिक्र किया, इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी वित्तीय प्रबंधन की या मौद्रिक व्यवस्थाएं वो विकसित हुई। इसके साथ ही कई सारे परिवार हमें दिखाई देते हैं जो कि व्यापार में मुख्य तौर पे हिस्सा ले रहे थे। उन तरह के परिवारों का एक पूरा समूह था, व्यापारिक परिवारों का, जो हमें इस दौरान दिखाई देता है। व्यापारियों के रूप में मंदिर, जैसा कि मैं पूर्व में उल्लेख कर रहा था कि मंदिर भी उसका केंद्र हुआ करते थे, जिनका काम उधार लेना, उधार देना, निवेश का या बचत को अपने पास रखना, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो था वो मंदिरों का भी होता था। तो केवल व्यापारिक घराने या व्यापारिक परिवार ही इस तरह की बैंकिंग व्यवस्थाओं से जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि अन्य चीज़ें भी इन बैंकिंग व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई थी, जिसमें अगर हम विस्तृत तौर पे देखें जो मंदिरों का रोल है यह भारत में बैंकिंग व्यवस्था और वित्तीय प्रणालियों के प्रबंधन और नियंत्रण का, वो हमें स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ता है। वो स्पेशली अगर हम कहें विशेष तौर से अगर हम इसका उल्लेख करने की कोशिश करें तो पाएंगे कि कैसे मंदिर केवल पूजा के स्थल नहीं है, बल्कि सामुदायिक गतिविधियों, सामुदायिक सेवाओं और उनसे जुड़े हुए चीज़ों या अन्य गतिविधियों जो बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं उसका भी वो केंद्र रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम देखें तो यह जो मंदिर हमें दिखाई पड़ते हैं, खास तौर से उत्तर और दक्षिण भारत दोनों ही जगहों के जो मंदिर थे वो वित्तीय केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। और विशेष रूप से प्रारंभिक और मध्यकालीन जो टाइम पीरियड है वहाँ तक आते आते भी हमें मंदिरों का ये स्वरूप खास तौर पे दिखता है। और यही कारण है कि हम देखें कि कई बार जो आक्रमणकारी थे उन आक्रमणकारियों ने ही मंदिर को क्या किया कि अपने मुख्य अगर हम देखें लक्ष्य के रूप में रखा, जहाँ धन संपदाओं को न केवल प्रबंधित किया जाता था बल्कि वो धन संपदा के प्रबंधन के एक मुख्य साधन के रूप में काम कर रहे थे। तो मंदिर कई बार क्या होता था कि व्यापारी और निजी नागरिकों को केवल वस्तु या मुद्रा के रूप में ही जो उपहार प्राप्त कर रहे हैं उन व्यापारियों से, उन व्यापारी या कई सारे लोगों से जो मंदिरों में चढ़ावा जाता है या जो दान दिया जाता है, उसके चलते भी मंदिरों के पास ठीक ठाक मात्रा में अगर हम कहें तो धन संग्रह या धन का संचयन था। और कई बार मंदिर जो खुद इस तरह की गतिविधियों से जुड़े हुए होते थे, तो जिसमें मंदिर जो है उधार देने वाले या जो भूमि अनुदान मंदिरों को मिलता था उन अनुदानों का बंदोबस्त करने वाले या ऋण देने का या बंदोबस्त का जो रिकॉर्ड था उन रिकॉर्डों को रखने का भी काम मंदिर जो है वो कर रहे थे। कई बार जो है भूमि या भूमि की उपज का उपयोग अक्सर ऋण को संरक्षित करने के रूप में किया जाता था तथा अभिलेखों का उपयोग ब्याज दरों पर नजर रखने के लिए भी किया जाता था। तो ये भी जो है मंदिरों का उपयोग हमें विशेष तौर से दिखाई पड़ता है कि कैसे वो नियंत्रित करते थे। क्योंकि मंदिरों के पास भूमि अनुदान में प्राप्त होती थी तो उनका प्रबंधन करना, जो ऋण था उनको नियंत्रित करना और इन सब का काम जो है वो हमें दिखाई देता है। तो इसलिए मंदिर धन के सुरक्षित तौर पे सुरक्षित रखने वाले एक
एक तरीके से संरक्षणकर्ता के रूप में हमें दिखाई देते हैं, जिनसे जमाकर्ताओं का विश्वास और मंदिरों के प्रति बढ़ता था। तो मंदिर भी एक इस तरह की व्यवस्था का एक संस्था के रूप में काम करने वाला मुख्य कार्य के तौर पर हम देखें तो वित्तीय आधार दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही अगर हम वित्तीय व्यवहारों के संदर्भ में देखें तो मुख्य तौर पे अगर हम देखें जो वित्तीय व्यवहार भी थे वो धार्मिक नैतिकता से प्रभावित थे। उदाहरण के लिए जो बौद्ध जातक कहानियां हैं उनमें कई सारे साहूकारों और उनसे नैतिक दायित्वों को दर्शाया गया है, जो ये दिखाता है कि कैसे जो ये संस्थाएं थी वो केवल धन का संग्रह नहीं कर रही थी, बल्कि धन के लालच को भी दूर करने का काम करती थी और नैतिक तौर पे काम करती थी। यानी जिनको जरूरत था उनको धन देना और धन स्वीकार करना, धन का निवेश करना, बचत करना, संचय करना, वो भी इसका का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन दायित्वों को दर्शाया गया। जबकि हिंदू ग्रंथों को अगर हम देखें तो हिंदू ग्रंथों के में यह उल्लेख है कि कैसे वो धन से धन यानी कि ब्याज प्राप्त करने को जो है वो, अगर हम इसको इस रूप में देखें तो अधार्मिक कार्य नहीं दिखाया गया है, लेकिन सूदखोरी की जबकि निंदा की गई है। यानी कि अगर हम देखें तो इस तरह के कार्य जो कार्य सूदखोर यानी शोषण का काम करते हैं कि पैसा देते हैं और फिर उस पर सूद लेते हैं, क्योंकि पैसे से पैसा बनाने और अर्जित करना ये एक दूसरा काम है जो हमें स्पष्ट तौर पे दिखता है कि कैसे मंदिर धन के संग्रह और नैतिकता और नियमावलियों को पालन करने वाले संस्था के तौर पे भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें क्या साधन ऐसे हो सकते हैं वित्त के, तो प्राचीन भारत में जो वित्तीय प्रणालियां थी वो ऐसा नहीं था कि बहुत पुरातन पंथी थी, बल्कि उनमें कई ऐसे उपकरणों का प्रयोग किया जाता था जो आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की तरह ही काम करते थे। तो उस तरह के हम उपकरणों या उस तरह की व्यवस्थाओं को जाने, उनमें से एक था हुंडी, जिसको हम अगर हम कहें इस रूप में विनिमय पत्र के रूप में हम जानते थे। जैसे आज के समय चेक के रूप में देखिए कि चेक का काम करता है। चेक एक तरीके से आपको गारंटी देता है उन पैसों का और उसको आप बैंक में ले जाते हैं और उतने के बराबर आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से हुंडियाँ भी हमें उस दौरान इस रूप में दिखाई पड़ती हैं जिनका काम कुछ इसी तरह का होता था। हालांकि आमतौर पर इसे मध्यकाल में से जोड़ा जाता है, लेकिन अगर हम देखें वास्तव में तो हुंडी की जो उत्पत्ति है वो संभवतः प्राचीन भारतीय इतिहास में ही स्पष्ट तौर पर दिखाई देती थी, जो बैंकिंग व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। इसका मुख्य काम यह एक विनिमय पत्र था, या जिसको हम प्रवचन पत्र के रूप में देखें, यानी वचन पत्र या प्रॉमिस लेटर जैसा जो आप नोट आप इस्तेमाल करते हैं, उस नोट पे अगर आप देखेंगे तो उस पर लिखा होता है कि जो आरबीआई के गवर्नर हैं उतने मूल्य के बराबर आपको जो है नोट देते हैं और उसका वो वचन या प्रॉमिस करते हैं कि उतने मूल्य के बराबर की चीज़ें आप उस नोट से खरीद सकते हैं। तो अगर हम देखें अगर वो प्रॉमिस नहीं होता तो फिर वो नोट आपके लिए बेकार है, वो एक कागज़ का टुकड़ा है। लेकिन वो आपके लिए महत्व कब रखता है, जबकि उस पर उतने मूल्य के बराबर की वस्तुएं या बाजार में उतने मूल्य का धन या बैंकों से आप उतने मूल्य का धन प्राप्त कर सकते हैं, जिसको आप एक तरीके से कैश मनी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से सिक्कों या उनसे सिक्कों से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, जो मौद्रिक व्यवस्थाएं प्राचीन भारत में दिखाई देती हैं, वो भी हमें दिखता है। और इसके साथ ही हुंडी जो हमें कागज़ के पत्र के रूप में दिखाई पड़ता है, वो उसका भी काम इसी तरह से हमें खास तौर पे दिखता है। तो अगर हम हुंडी को देखें उस तरह के डेफिनेशन के तौर पे तो हम पाते हैं उसको परिभाषित करते हुए कि यह एक तरह का विनिमय पत्र या वचन पत्र के रूप में कार्य करने वाला पत्र होता था, जिसका मुख्य उपयोग बिना नकदी के लंबी दूरी को पैसे को हस्तांतरित करने के लिए किया जाता था और विशेष रूप से व्यापारिक वर्गों के बीच यह समुदाय में एक विश्वास के नेटवर्किंग प्रणाली पे काम करता था। यानी कि आज भी अगर हम देखें जो नोट है, जो चेक है, वो विश्वास पे ही चलता है। कई जगह अगर आप कोई चेक, कई बार आपका चेक बाउंस हो जाता है, आधुनिक तौर पे आप देखें तो उससे हुंडियों में भी जो प्रक्रियाएं थी वो भी विश्वास के तौर पे ही काम की जाती थी। जब कोई बड़ा बैंकर या बड़ा व्यापारी या राज्य इस तरह की चीज़ों को जारी करता था जिसमें उतने मूल्य के बराबर की चीज़ें आप बाजार से या उतने मूल्य के बराबर का धन आप जो है वहाँ से प्राप्त कर सकते थे। यही काम आज की मौद्रिक व्यवस्था में हमारे यहाँ जो नोट हैं वो कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें यह जो विनिमय पत्र का जो तरीका था वो प्राचीन भारत में ही हमें दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही वित्तीय समझौतों को दर्ज करने के लिए औपचारिक दस्तावेजों और रसीदों उनका भी इस्तेमाल होता था। जैसे अगर आज के दौर में अगर हम देखें डीड जिस तरीके से काम करती है, यानी शपथ पत्र
जिसको आज देखिए भारत सरकार जो नोटरी जारी करता है, आप उसको कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जमीन की रजिस्ट्री में भी, और साथ ही किसी को अगर आपको कोई अपने बारे में शपथ पत्र देना होता है, जिसको हम एफिडेविट बोलते हैं, उस रूप में भी आप काम करते हैं। तो वो भी एक तरह के मुद्रा का काम था, जो हमें प्राचीन भारत में दिखाई देता है एक वित्तीय गतिविधि के रूप में, जो एक तरीके से समझौता या एग्रीमेंट के तौर पे काम लाया जाता था। इसके साथ ही अनुबंधों को अक्सर गवाहों या लेखकों के द्वारा नोटकृत किया जाता था तथा उन संघों या मंदिरों की मुहर लगाई जाती थी। जैसे आज भी भारत सरकार में अगर आप देखेंगे जो नोटरी या एफिडेविट इस्तेमाल करते हैं, उसमें भारत सरकार की मुहर होती है और वो बताता है कि वो सही है, और वो एक तरीके से साक्ष्य प्रस्तुत करता है उन चीज़ों को लेके। ठीक उसी तरह उस समय भी जो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, जिसको हम समझौता पत्र कहें या रसीदें कहें, या जिनको हम नोटरीकृत एक पत्र के तौर पे देखें, तो उस पर मंदिरों या उस व्यक्ति की मुहर लगाई जाती थी जो आवश्यक होता था। उसी तरह से अगर हम देखें बही खाता, वो भी एक तरह का था मुख्य तौर पे, जिसमें रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाता था। वो भी बही खाता जो प्रणाली है वो हमें उस समय दिखाई देती है, जिसमें शेष राशियों को दर्ज करना, डेबिट और क्रेडिट का हिसाब रखना, और इससे रिलेटेड जो पारंपरिक खाता प्रणाली थी वो धीरे धीरे मानकीकृत होती रही, और कई स्थानों पर विशेष रूप से व्यापारिक समुदायों द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता था। तो जो खाता की प्रणाली है वो आज भी आप देख रहे हैं आधुनिक बैंकों में काम होता है। तो बही खाता में भी उसी तरह की चीज़ें हमें उन वस्तुओं के तौर पे जो धन दिए जाते थे या जो धन लिए जाते थे, किसी को उधार दिया जा रहा हो, जमा किया जा रहा हो, उसका रिकॉर्ड रखने या उसको दस्तावेजीकरण करने का एक मुख्य तरीका हमें दिखाई देते थे। और केवल यही नहीं था, अगर हम इस समय देखें तो कुछ प्रमुख ऐसे प्राचीन भारत से लेके हमें कुछ ऐसे समुदायों का भी उल्लेख मिलता है जो इस समय काम कर रहे थे, जिसमें अगर हम देखें भारत की जो सामाजिक संरचना है उससे कई ज़्यादा आर्थिक संरचनाओं से प्रभावित होती हुई दिखाई पड़ते हैं, और ऐसे कई सारे समुदाय भी उभर के सामने आए जो वित्तीय गतिविधियां या विशेषज्ञता अपने पास रखते थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी उन चीज़ों को हस्तांतरित किया जाता था। इनको हम जैसे अगर हम उदाहरण के लिए यहाँ नाम दिए हैं, जैसे श्रेष्ठी या बैंकर या व्यापारियों का समूह या समुदाय होता था जो जमा, ऋण और बाजार के परिचालन पे अधिकार रखता था, उनको श्रेष्ठी या इस तरह के बैंकर या साहूकार या समुदाय कहते थे। उन समुदायों को अलग अलग नामों से भारत में पुकारा गया, जैसे वैश्य हो गए, जैन हो गए, दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो चेट्टियार हो गए, है ना। तो इस तरह के, और इसके अलावा बौद्ध व्यापारी भी थे। ऐसे ही समुदाय थे जो व्यापार और बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हुए थे या वो काम कर रहे थे, जो बैंकिंग व्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा हमें दिखाई देता था। इसके अलावा क्षेत्रीय बैंकिंग प्रथाएं भी कई बार हमें दिखती हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास में एक तरीके से कार्य कर रही थी या प्रैक्टिस में थी। जैसे प्राचीन भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में कई बार एक रूपता हमें नहीं दिखाई देती। क्षेत्रीय व्यापारिक मार्गों, धार्मिक मानदंडों और रीति रिवाजों के अनुसार कई ऐसी प्रथाएं थी जो क्षेत्रीय स्तर पे काम कर रही थी, लेकिन अलग अलग किस्म की चीज़ों में हमें उनका उल्लेख दिखाई देता है। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो इस तरह की जो चीज़ें हैं क्षेत्रीय स्तर पे जो केंद्र थे उनमें मथुरा, वाराणसी, उज्जैन सहित उत्तर भारत के तमाम शहर थे जहां संगठित मुद्रा बाजार, हमें स्पष्ट तौर पे उनके प्रमाण हमें मिलता है जो काम कर रहे थे इन जगहों पे। और इसके साथ ही अगर हम देखें जो मंदिर हैं वो भी इसमें काम कर रहे थे, दक्षिण भारत के मंदिर हों या उत्तर भारत के मंदिर हों। बाद के दशकों में ऐसे कई समुदाय उभरे जिनका मैंने उल्लेख किया, जैसे चेट्टियार एक समुदाय है जो जो जाने माने अगर हम कहें वैश्विक या वित्तीय गतिविधियों या व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। तटीय क्षेत्रों में अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे समुद्रिक व्यापारिक बंदरगाह थे जो इन तरह की आर्थिक गतिविधियों के ऊपर काम कर रहे थे, और इनका अपना एक महत्व था। जैसे अगर देखें ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह में से एक था, इसके अलावा सोपारा एक प्रमुख बंदरगाह में से एक था, अरिकामेडू जिसका उल्लेख प्राचीन भारत में मिलता है, और रोम के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों का उल्लेख मिलता है। और इस तरह के तमाम जो और बंदरगाह थे, मुजरिस उनमें से एक था। इन जैसे स्थानों या बंदरगाहों में जो बैंकिंग व्यवस्थाएं थी वो बैंकिंग व्यवस्थाएं पुष्पित पल्लवित हो रही थी या उनका पोषण हो रहा था। तो इस अवधि के दौरान वित्तीय मामलों की निगरानी पंचायतों, संघों या मंदिरों, परिषदों द्वारा की जाती थी, और विवादों का निपटारा गांव के बुजुर्गों या व्यापारिक संघों द्वारा किया जाता था। अगर इस तरह की कोई धोखाधड़ी वाली चीजें होती थी तो उनको लेके, अगर हम देखें मध्यकाल, तो मध्यकाल को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं।
एक भाग जो है वो दिल्ली सल्तनत का काल है जो 1206 से हमें दिखाई पड़ता है, और दूसरा भाग जो है मुगल काल है। और मोटे तौर पे मध्यकाल को अगर हम देखें तो 1206 से 1707 ईस्वी तक, यानी औरंगजेब की मृत्यु तक हमें वो स्पष्ट तौर पे दिखता है। तो मध्यकाल में भी हमें इस तरह की व्यवस्थाएं विशेष तौर से दिखाई देती हैं। इस समय भी ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में वित्तीय जो नेटवर्क था वो काम कर रहा था और उनका विस्तार हुआ, जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, इन दोनों ही कालों में विशेष तौर पे हमें दिखाई पड़ रहा है। अगर हम मध्यकालीन भारतीय व्यवस्था में देखें तो हुंडी प्रणाली, जिसका पीछे हम जिक्र कर रहे थे, वो इस दौरान और ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। कस्बों के क्षेत्रों में वो काम कर रही थी, वो शहरी क्षेत्रों में काम कर रही थी। हुंडी जो व्यवस्था थी, जो धन हस्तांतरण, उनके संचयन और स्वदेशी विनिमय प्रणाली को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करती थी, और इसका जो है शहरों के साथ साथ और हिस्सों में काफ़ी ये लोकप्रिय हुई। और इसके दौरान अगर हम देखें तो ऐसे कई सारे समुदाय भी हमें दिखाई देते हैं जो बैंकिंग व्यवस्थाओं से जुड़े हुए थे, जिनको सराफ कहते हैं, है ना। इसके अलावा मुद्रा प्रवर्तक और बैंकर जो मध्यकालीन बैंकों में इस तरह के कार्यों से जुड़े हुए थे, जो जमा, लेन देन और ऋण देना और स्वीकार करना और हुंडियों को शामिल करना, उस तरह के समुदायों में सराफ एक प्रमुख समुदाय के तौर पे हमें दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मंदिरों और मस्जिद दोनों ही इस तरह की संस्थाएं थी जहाँ पे वित्त पोषण और वित्त से संबंधित जो जरूरी गतिविधियां थी वो हमें स्पष्ट तौर से दिखती हैं, जिसका पीछे मैं उल्लेख कर चुका हूँ, और ये व्यवस्थाएं हमें दिखाई पड़ती हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो एक कई सारे तरीके से तो मध्यकाल में काम कर रहे थे बैंकिंग व्यवस्था के, और खंभात, सूरत, दिल्ली, काबुल और अन्य स्थानों तक के जो व्यापारिक मार्ग थे, उन व्यापारिक मार्गों में इस तरह की बैंकिंग गतिविधियां हमें स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ रही थी। इसके साथ ही अगर हम देखें मुगल काल में, तो मुगल काल के दौरान जो है, जो जिसकी शुरुआत 1526 से होती है और 1707 हम औरंगजेब की मृत्यु तक मानते हैं कि मुगल काल हमें दिखाई पड़ता है। उसमें अगर हम देखें तो व्यावसायिक असफलता और माफ कीजिएगा सफलता और मौद्रिक एकीकरण ने बैंकिंग को और अधिक उन्नत बना दिया। विशेष तौर से अगर हम देखें तो सिक्कों को जारी करने और मजबूत प्रशासकीय ढांचों की स्थापना करने और वित्तीय नेटवर्क को मजबूत करने का काम किया। और इस काल में भी महत्वपूर्ण जो व्यावसायिक गतिविधि या बैंकिंग गतिविधियों का माध्यम बना, वो हुंडी हमें दिखाई देता है। तो हुंडी एक वित्तीय साधन के रूप में लंबी दूरी तक सुरक्षित व्यापार करने संबंधित धन हस्तांतरण के लिए उपयोग में किया जाने वाला एक पत्र होता था। और यह प्रणाली जो था वो ट्रस्टों के माध्यम से, पारिवारिक नेटवर्क के माध्यम से संचालित होती थी। और इसके तहत अगर हम देखें तो भारत के अलग अलग दूर दराज के क्षेत्रों में भुगतान किया जाता था, और मुख्य रूप से ये प्रणाली सूरत, आगरा, पटना और मुल्तान आदि क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलित थी। तो जिसका मैं अभी बात कर रहा था कि हुंडी प्राचीन भारत में तो विकसित हुई, लेकिन बड़े पैमाने पे इसका उपयोग मध्यकाल में हमें साफ तौर पे दिखाई देता था। कई सारे वित्तीय केंद्र हमें देखते हैं इस दौरान, जो शहर थे जैसे सूरत, अहमदाबाद, पटना, वाराणसी, ऐसे कई सारे जो शहर थे वो मुख्य तौर पे हमें दिखाई देते हैं, जो बैंकिंग के मुख्य केंद्र के तौर पे काम कर रहे थे। कई सारे ऐसे समुदाय हमें दिखाई देंगे जो इस दौरान काम कर रहे थे, जैसे मारवाड़ी, जैन, बनिया, चेट्टियार, ऐसे समुदाय थे जो इस तरह की बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े थे और व्यापारिक गतिविधियों से भी जुड़े हुए थे, जिनका मुख्य काम था व्यापार से जुड़े इन कार्यों को करना। और केवल व्यापार ही नहीं करते थे, बल्कि उनकी वजह से ये चीज़ें हमें दिखती है। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कुछ घुमक्कड़ जो है बैंकर या यात्री वित्तदाता होते थे, जो सक्रिय रूप से काम करते थे, वहाँ स्थायी रूप से नहीं, बल्कि वो चलते हुए ये काम करते थे, यानी कि एक से दूसरे जगह तक वो हस्तांतरण कर रहे हैं। इसके अलावा कई सारे अगर हम देखें, बैंकरों ने, व्यापारियों ने, निर्माताओं ने और यहाँ तक कि राज्य प्राधिकारियों ने भी इस तरह के ऋण व्यवस्था से न केवल अपने आप को जोड़ा, बल्कि वो इन चीज़ों को का काम कर रहे थे, ऋण देने और ऋण लेने और बैंकिंग व्यवस्था या मुद्राओं से संबंधित। अगर हम देखें इस्लामिक कानून के तहत ब्याज या रिबा को निषिद्ध किया गया है, लेकिन इसको अगर हम इस रूप में भी देखें कि ये सेवा शुल्क या विकल्प के रूप में भी इस्तेमाल करने का वो साधन प्रदान करता है। इसके साथ ही अगर हम यह भी समझने या देखने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि पारंपरिक ब्याज आधारित जो ऋण व्यवस्थाएं थी वो उसके लिए विभिन्न तरह की शब्दावलियां प्रचलित थी जो व्यापक रूप से काम कर रही थी। इन संस्थाएं और समुदायों का मैं यहाँ जिक्र करूंगा जो मध्यकाल में
हमें साफ तौर पे दिखाई पड़ती हैं। एक तो सेठ या साहूकार या प्रायः वंशानुगत साहूकार होते थे जो कभी कभी बड़े पैमाने पे वित्त पोषण का कार्य करते थे या बैंकर का काम करते थे। दूसरा जो है सराफ या सर्राफ कहा जाता था, जो मुद्रा परिवर्तन, सिक्का परीक्षण और ऋण प्रदान करने वाले विशेषज्ञ होते थे, उनको कहा जाता था। चेट्टियार जो तमिलनाडु या दक्षिण भारत में काम करने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय होते थे, जो पूर्व एशिया से लेकर भारत तक के व्यापार को या उस तरह की गतिविधियों को संगठित कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो मुल्तानी और मारवाड़ी जो थे वो भी एक तरह से समुदाय था जो इस तरह की गतिविधियों या उत्तर भारत में महत्वपूर्ण काम कर रहा था, विशेष तौर से वित्तीय व्यवस्थाओं को। बोहरा और बनिया ये भी दो समुदाय था जो पश्चिम भारत में व्यापारिक गतिविधियों और वित्तीय और बैंकिंग गतिविधियों में संलिप्त था। बोहरा समुदाय आज देखिए मुस्लिम समुदाय का हिस्सा है, जो बड़े पैमाने पे उसमें जो सदस्य हैं वो व्यापारिक गतिविधियों या बैंकिंग या बैंकर समुदाय जिनको कहा जाता था। तो इस तरह से अगर हम देखें जो उस समय के वित्तीय साधन थे वो वित्तीय साधन हमें स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ता है। खास तौर से खाता बही सिस्टम में हम ऋण जमा करना, ब्याज का विस्तृत रिकॉर्ड रखना और इस तरह के और भी दूसरे किस्म की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जो कि समझौते या एग्रीमेंट के माध्यम से काम करती थी। खास तौर से ताड़पत्र या कागज पे लिखे हुए समझौते होते थे जो गवाहों के द्वारा निर्धारित किए जाते थे, यानी कि दो लोगों के बीच अगर कोई वित्तीय लेन देन हो रहा है तो उसमें इस तरह से गवाह रखे जाते थे जो साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल होते आ रहे हों। तो इस रूप में भी हमें ये दिखाई देता था। इस तरीके से अगर हम देखें तो इसमें हुंडी जो है वो सबसे पहला दस्तावेज के तौर पे 12वीं शताब्दी में इसके प्रमाण हमें स्पष्ट तौर से मिलता है, जो 18वीं शताब्दी और मुगलों के अधीन और ज़्यादा व्यापक हुई। दो प्रकार की हुंडियाँ इस्तेमाल की जाती थी स्पेशली इस दौरान अगर हम देखें, एक दरसानी हुंडी और दूसरा जो है मुद्दती हुंडी के तौर पे उसे हम जानते हैं। तो उसमें स्पेशली जो शहरी क्षेत्र थे उन शहरी क्षेत्रों में जो था हुंडी व्यवस्था वो फल फूल रहा था। तो जो दरसानी हुंडी थी वो तुरंत देने के वाले पैसे के रूप में काम करती थी और मुद्दती हुंडी का जो संबंध था वो समय के साथ जो वित्तीय व्यवस्थाएं थी वो देने के रूप में वो काम करने वाली व्यवस्था थी। आज भी आप देखते हैं जो चेक बैंक जारी करते हैं उनमें से कई सारे चेक अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ चेक तुरंत कुछ दिनों तक की सीमा के साथ दिए जाते हैं, जिनको अगर आप नहीं कैश करते हैं तो वो पोस्टपोन हो जाते हैं या बैंकरप्ट हो जाते हैं और कुछ चेकों की एक निश्चित समय अवधि होती है। तो आज भी इस तरह की व्यवस्थाएं हमें भारत में दिखाई देती थी। तो उसी तरह से दरसानी हुंडी भी अगर आप देखें तो जो तुरंत दिए जाने की व्यवस्था थी उसमें से जुड़ी हुई होती थी और मुद्दती हुंडी समय में निश्चित समय या निर्धारित समय में दी जाती थी। जबकि शहरी बैंकिंग व्यवस्था भारत में बड़े पैमाने पर फल फूल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर हम देखें तो इस तरह से भारत के जो वित्तीय संबंध थे वो हमें दिखाई देते हैं। तो भारत की जो औपनिवेशिक बैंकिंग प्रणाली थी वो ऐसा नहीं था कि वो अचानक से आई, बल्कि इसका जो व्यवहार है या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पहले से ही भारत में इस तरह की वित्तीय व्यवस्थाएं मौजूद थी और जिनका इस्तेमाल हुंडी जो जैसा मैंने कहा उसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पे जो भारतीय व्यापारी थे वो कर रहे थे अरब में, पर्सिया में, चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में और इसके साथ ही साथ श्रीलंका, बर्मा और मलाया में भी चेट्टियार कम्युनिटी जो है वो काम कर रही थी। इसके साथ ही कुछ प्रमुख शहर हमें दिखाई पड़ते हैं जो इस दौरान काम कर रहे थे, जैसे मछलीपट्टनम हो गया, गोवा हो गया, सूरत हो गया। ऐसे जो तटीय शहर थे उन्होंने स्वदेशी ऋण के माध्यम से वित्त पोषण प्रणाली और समुद्री व्यापार को सुविधाजनक बनाने का काम किया। तो भारत में औपनिवेशिक पूर्व जो बैंकिंग प्रणाली थी वो जीवंत विविधता लिए हुए और स्थानीय संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं में गहराई से अंतर्निहित हमें दिखाई पड़ती है, जो भारतीय प्राचीन और मध्यकालीन व्यवस्था की बैंकिंग व्यवस्था के बारे में स्पष्ट रूप से हमें जानकारी देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे अगले व्याख्यान में औपनिवेशिक काल में जो व्यवस्था रही बैंकिंग व्यवस्था की उसके विषय में। थैंक यू।